गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे भाषा के व्यवहारिक रूप। तो भाषा के 3 रूप होते हैं, वाणी, भाषा और अधिभाषा। वाणी मतलब जो मौखिक रूप से बोला जाता है वो वाणी है। बाकी भाषा और अधिभाषा की चर्चा हम करेंगे। भाषा की स्थिति 3 प्रकार से संभव है, व्यक्ति में, समुदाय में और सामान्य अमूर्त रूप में। भाषा की स्थिति 3 रूप में संभव है, व्यक्ति में, समुदाय में और सामान्य अमूर्त रूप में। सामान्य या अमूर्त रूप भाषा की वह व्यापकता है जिसमें भेद के लिए जगह नहीं है, अर्थात सामान्य अमूर्त रूप में कोई भेद नहीं है। वहाँ पहुंचकर भाषा निरुपाधि हो जाती है, किंतु शेष 2 व्यवहारिक हैं और उन पर विचार किया जा सकता है। जो और 2 हैं, वाणी और भाषा, उन पर विचार किया जा सकता है। तो जो परिनिष्ठित भाषा है, सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा को इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज मतलब ये है कि भाषा का वह आदर्श रूप जिसमें वह एक बृहत्तर समुदाय के विचार विनिमय का माध्यम बनती है। मतलब भाषा का वह रूप जो कि एक बहुत बड़े समुदाय में बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो बड़े समुदाय में बोली जाती है, और उसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य रचना के लिए होता है। उसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य रचना के लिए होता है। हिंदी, अंग्रेजी, रूसी भाषा इसी श्रेणी की भाषाएं हैं। जो अंग्रेजी के स्टैंडर्ड शब्द का रूपांतर है, जो आपका जो परिनिष्ठित भाषा है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज के का रूपांतर है। परिनिष्ठित भाषा विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त और व्याकरण से नियंत्रित होती है। जो परिनिष्ठित भाषा है या स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, यह बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तथा ये व्याकरण से अनुशासित होती है। मतलब एक इसका व्याकरण निश्चित व्याकरण बल्कि लिखित व्याकरण इसका होता है। अब दूसरा है विभाषा या बोली। विभाषा या बोली, तो विभाषा जो है या बोली जो है वह परिनिष्ठित भाषा से अपेक्षाकृत इसका संकुचित क्षेत्र होता है, कम क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग भेद में अंतर पड़ता है, उसी के आधार पर विभाषा का निर्माण होता है। जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके आधार पर भाषाएं चेंज हो। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा में मैथिली भाषा और भोजपुरी भाषा, राजस्थानी भाषा और मतलब बहुत सारी इसमें बोलियां हैं। अगर और आगे जाए गुजराती भाषा भी बोल सकते हैं, या मगही या अवधी या ब्रज, ये सब का भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जिसको कि विभाषा के अंतर्गत या बोली के अंतर्गत लिया जाएगा। बोली का कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता है, वह विभाषा वह जो है परिचित भाषा का भ्रंश रूप है और इसी रूप में इसका होता है, अपने आप इसका निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो भाषा है वह दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र की भाषा दूसरे क्षेत्र से अलग होती है। इसी के कारण बोलियों की उत्पत्ति होती है। और जैसा कि यहाँ प्रचलित है हिंदुस्तान में कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, यहाँ प्रसिद्ध कहावत है। तो उसी के आधार पर बहुत सारी भाषाएं और भाषाओं के बाद विभाषाएं या बोलियां निकलती हैं। स्वभावतः एक भाषा में भी कुछ इसी पर भेद दिखाने लगते हैं। यह स्थानीय भेद जो मुख्यतः भौगोलिक कारणों से प्रेरित है, विभाषाओं तथा बोली का सर्जक बनती है। मतलब जो यह स्थानीय कारण है, जो लोकालिटी है या स्थानीय कारण है, क्षेत्रीयता है, जिसके कारण भाषाओं में परिवर्तन आ जाता है और वही बोली को जन्म देते हैं। अब हम बात करते हैं एक उदाहरण की दृष्टि से। जैसे एक ही चीज़ की एक ही शब्द के कई रूप मिलते हैं। जैसे खड़ी बोली में जाता हूँ, ब्रज भाषा जात हूँ, भोजपुरी जात है, मगही जा ही। तो इस प्रकार एक ही भाषा कई रूप में, परिचित भाषा या हिंदी भाषा कई बोलियों के रूप में प्रस्फुटित हुई। अब हम तीसरा बात करेंगे, तीसरी की अपभाषा। अब भाषा जो है, अब भाषा मतलब वास्तव में बिगड़ी हुई भाषा होती है जो कम पढ़े लिखे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं
और कम पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करने के कारण इसमें कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता, व्याकरणिक त्रुटि होती है। और यह जो है शास्त्रीय आदर्शों की उपेक्षा करती है, व्याकरण की उपेक्षा करती है। इसके अलावा यह भाषा के शब्दों का भाषा में अर्थ विस्तार दिखता है। जो भाषा के शब्द होते हैं उसका इसमें अर्थ विस्तार होता है, मतलब इसकी भाषा दूसरी बन जाती है। जैसे उसने उनकी अच्छी हजामत बनाई, तो यहाँ हजामत बनाने का अर्थ मूल अर्थ में नहीं है, मूल अर्थ मतलब शाब्दिक अर्थ में नहीं है, बल्कि ये व्यंजनात्मक अर्थ हो गया, जिसमें कि व्यंजना की गई इस बात की कि वो उनकी हजामत बनाई, मतलब अच्छे से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। सही अर्थ तो ये है, लेकिन इसको इस तरह पेश किया गया। इसी प्रकार अब भाषा कुछ विशेष श्रेणियों, सामाजिक वर्गों या समवयस्कों में प्रचलित रहती है। जो अब भाषा होती है, वास्तव में भाषा बिगड़ी हुई भाषा होती है। यह समवयस्कों मतलब अपने एज के लोगों के साथ, इसके अतिरिक्त कुछ श्रेणियों, कुछ सामाजिक वर्गों में यह प्रचलित होती है, जिनको कि अपेक्षाकृत व्याकरणिक नॉलेज नहीं होता है या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इस रूप में ये आती है। चौथा है विशिष्ट व्यावसायिक भाषा। हर व्यवसाय की अपनी भाषा होती है। व्यावसायिक लोग अपनी अलग अलग भाषा इस्तेमाल करते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे व्यवसाय प्रचलित हैं, जैसे कुम्हारी, कारपेंट्री और बहुत सारे हैं, वाणिज्य व्यापार भी है। तो इस तरह सबकी अपनी भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज या शब्दावली होती है। जैसे कि रसायन शास्त्र की, दर्शन शास्त्र की और अन्य विषयों की भाषा होती है, उसी प्रकार हर व्यवसाय की अपनी एक भाषा होती है। इस सभी व्यवसायों की अलग अलग शब्दावली होती है। यह शब्दावली एक तरह से वैसी ही प्राविधिक या पारिभाषिक हो जाती है जैसे साहित्य, दर्शन, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, रसायन शास्त्र आदि की, अर्थात किसी व्यवसाय की शब्दावली उसी में चलती है। मतलब जो शब्दावली होती है वो उसी शब्द में चलती है जिसको व्यवसायिक भाषा कहते हैं। इसके बाद आता है कूट भाषा। कूट भाषा मतलब ये होता है कि कूट भाषा मतलब कि भाषा सामान्यतः अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है, अर्थात भाषा का प्रयोग अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जो भाषा या लैंग्वेज है, इसका जो यूज है या प्रयोग है वो एक्सप्रेशन के लिए या अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, और ये अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों की बात को सुनने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन के लिए या संप्रेषण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः भाषा में जहाँ बोधता और अबोधता दोनों ही होती है, क्योंकि उसमें कुछ तो बताना होता है और कुछ छिपाना होता है। मतलब लैंग्वेज की प्रवृत्ति होती है कि उसमें कुछ बताया जाता है, कुछ छिपाया जाता है। तो जो छिपाया जाता है उसको कूट भाषा में व्यक्त किया जाता है। कूट भाषा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, मनोरंजन और गोपनीयता। पहला तो मनोरंजन है, जो साहित्य के अंतर्गत आता है। जैसे सूर सारावली में कूट भाषा का प्रयोग सूरदास जी ने किया है, तो मनोरंजन के लिए है, ठीक है। और दूसरा है गोपनीयता। गोपनीयता मतलब कि जो चोर हैं, जो जासूस हैं, जो अपराधी टाइप के लोग हैं, वे सब अपने गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कूट भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और कूट भाषा का इस्तेमाल करके वो अपना काम करते हैं। मनोविज्ञान के साथ कूट भाषा का दूसरा और संभवतः अधिक उपयोगी पक्ष है। मनोरंजन के साथ कूट भाषा का दूसरा और संभवतः अधिक उपयोगी पक्ष है। जो मनोरंजन है उसमें भी कूट भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पहले ही बताया जैसे कि सूर के कूट पद इसके उदाहरण है। जैसे व्याकरण को आप हटा के अगर बात करते हैं तो जैसे जो अलंकार होते हैं, अलंकारों में भी कूट भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बहुराय जगुआ खाए बहुराय। मतलब कि कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है कुछ बताने के लिए और कुछ छुपाने के लिए। इसी तरह गुप्तचर लोग या अपराधी लोग या और भी लोग इसको कूट भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और कूट भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से वे अपने काम में सफल हो जाते हैं। जासूस भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अतिरिक्त कूट भाषा को सांकेतिक भाषा में भी परिवर्तित कर लिया जाता है, और इसको वही व्यक्ति पढ़ पाता है जिसको कि उन संकेतों का पता हो। इस प्रकार भाषा के बहुत सारे रूप हैं जिनकी चर्चा आज मैंने किया, अभी और बाद में फिर हम करेंगे। धन्यवाद।